Thank you very much. 20 years history lays a lot of responsibility on this speaker. I am indeed grateful to the Chairman and Faculty Department of International Relations, Federal Urdu University and HSC for inviting me to this conference and allowing me to be part of this very first initiative. I am happy to be here. Thank you. My topic today is Pakistan-India relations and regional security. You know, Pakistan-India relations form a very basic pillar of Pakistan's foreign policy since very inception. And there have been several things associated with Pakistan-India relations. It's indeed a pleasure and honor to speak in front of Shahid Amin Saab, whose books, are very much enlightening on this regard. Then Dr. Masooma is here. I am honored. She has been my mentor. My first institute that I joined in my academic career was Pakistan Institute of International Affairs. I take pride in it. I would require a little attention from the participants at the back because I am given a very little time to speak on such a great topic. You see that casts shadow on our daily lives. That is Pakistan-India relations. Could you please open my slides? I would like my presentation to revolve around 5 topics, 5 questions in fact that are listed in the abstract that you people have with you. The first question is, what led to the rivalry between Pakistan and India? You see, there are 3 sets of problems associated with Pakistan-India relations, and there is, I think, this slideshow is different. Pakistan-India relations can better be understood in 3 contexts. First is pre-colonial period, then the colonial period and the post-colonial period. You see, I am deliberately avoiding the usage of many words like partition. I am not using the very word partition because of particular reason. In the earlier session, people were talking about the war of narratives, and it is because of that factor I do not want to use the words that create problem. ना ही मैं बहुत ज़्यादा इस डिटेल में जाना चाहती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने की वजूहात क्या हैं, क्योंकि बहुत नॉन हिस्ट्री है. प्री कॉलोनियल पीरियड में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी. फिर कॉलोनियल पीरियड में जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, और स्पेसिफिकली चूँकि ब्रिटिशर्स ने पावर मुसलमानों से लिया था और पाकिस्तान सक्सेसर स्टेट मुग़ल एम्पायर की समझी जाती है, तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई. फिर कॉलोनियल पीरियड के दरमियान जो प्रॉब्लम्स हुई और जिस तरह की पॉलिटिकल रियलिटीज़ सामने आई, उसने पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लीड किया. वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं. अगर मैं उसको कंक्लूड करूं तो मेरे जहन में 3 प्रॉब्लम्स ऐसी इमर्ज होती हैं जो मैं समझती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. जिसमें सबसे जो पहली रीज़न है वो सिस्टम इनएडिक्वेसीज़ हैं. सिस्टम इनएडिक्वेसीज़ से मुराद मेरी ये है कि जो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी है या जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो साउथ एशिया की रियलिटीज़ पर फिट नहीं होता था. और इसी के रेफरेंसेस हमें सर सैयद अहमद खान की स्पीचेस में भी मिलते हैं, जब उन्होंने अगरचे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की इस रीजन में बात करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ की रियलिटीज़ ऐसी हैं कि वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी इस एरिया पर फिट नहीं हो सकती. और फिर उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट इमर्ज हुई, और वही सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट्स हमको पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान की अगर आप पॉलिसीज़ को एनालाइज करें तो मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आती हैं. तो इस हवाले से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमें सोचने की ज़रूरत है. और अगर आज के हालात का भी आप जायज़ा लें तो जो डेमोग्राफी फीचर्स की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट अपनी सोसाइटी में इस वक्त भी नज़र आती हैं. तो बेसिकली तो ये जब नेशन स्टेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा था साउथ एशिया में पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में, जो यूरोप में ऑलरेडी 300 ईयर्स से एक्सपीरियंस किया जा रहा था उससे पहले से, वो यहाँ की रियलिटीज़ पर कैसे फिट हो. और फिर जो नज़र आ रहा था कि
जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ होंगी वो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेटिक मॉडल्स पर होंगी, तो उसमें जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के डिफरेंसेस थे उसकी वजह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ये समझती थी कि वो हमेशा सप्रेस रहेगी मेजॉरिटी के आगे, तो वो अपना जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट और प्रिजर्व नहीं कर सकेगी। तो इस सिस्टम इनएडिक्वेसीज थी, हम किस तरह से इसको एड्रेस करें। फिर परसेप्शनल डिफरेंसेस थे, यानी मैंने जब अभी पहले ये कहा था कि मैंने प्री कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल का वर्ड इस्तेमाल किया है। सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, इन लार्ज साउथ एशिया की बात करें, तो कभी भी एक सिंगल यूनाइटेड एंटिटी नहीं रहा। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स भी थी, यहाँ पे एम्पायर्स भी थे, यहाँ पे किंगडम्स भी थी। तो ये तो एक मिथ है कि हिंदुस्तान एक यूनाइटेड टेरिटरी थी और उससे कुछ लोग अलग हो गए। और इस पर अभी जावेद जब्बार साहब की एक किताब भी पब्लिश हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस पूरे केस को नरेट किया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। फिर जो इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान की या क्रिएशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान हिंदुओं से तो आज़ाद नहीं हुआ था, ना ही हिंदुस्तान से आज़ाद हुआ था। बेसिकली ये आज़ादी ब्रिटिशर्स से ली गई थी और ब्रिटिशर्स ने 2 स्टेट क्रिएट की। उस वक्त की जो सर्कमस्टांसेस था, अगर हम सिर्फ इस रीजन की बात करें, एक मिथ क्रिएट होती गई और एक नैरेटिव बिल्ड होता गया कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तानी स्टेट बनी है। दिस इज़ हाउ आई सी द प्रॉब्लम एटलीस्ट। या फिर बाद में एक नैरेटिव ये भी बिल्ड हुआ कि चूंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से आज़ादी ली है तो ये हमारे दरमियान इख्तलाफात की वजह है। बेसिकली बहुत सारे परसेप्शनल डिफरेंसेस हैं। हिंदुस्तान का एक अपना वर्जन है हिस्ट्री को नरेट करने का, पाकिस्तान का अपना वर्जन है हिस्ट्री को नरेट करने का, और फिर बाद की सब्सिक्वेंट इंसिडेंसेस हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट किए। थर्ड फीचर हमारा है जो इसमें इमर्ज होता है उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट का, जो प्री पार्टीशन जो पोस्ट पार्टीशन या पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट्स हैं, यानी जैसे ही चूँकि ब्रिटिश एम्पायर ने ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे छोड़े थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेडक्लिफ अवार्ड की, या अगर बात की जाए प्रिंसली स्टेट की स्टेटस की, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई और उन प्रॉब्लम्स ने इन टर्न जो कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दिए, उनमें से एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर का, बाउंड्री डिमार्केशन के मसले बहुत इम्पोर्टेंट थे जो यहाँ पे इमर्ज हुए। फिर जिस तरह का पाकिस्तान की बाउंड्री क्रिएट की गई कि एक विंग जो है वो मेनलैंड से बिल्कुल अलग हो, उसने बाद की हिस्ट्री को ख़राब करने में अपना रोल प्ले किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस 1947 से ही ख़राब रहे। अगर मैं होस्टाइल का वर्ड अवॉइड करूँ, मुझे एक दफ़ा शाहिद अमीन साहब ने कहा था कि मुस्तकिल होस्टाइल रिलेशंस नहीं होते, तो इस वजह से और ना रहे हैं, तो अनफ्रेंडली रिलेशंस रहे बहुत सारी वजूहात की बिना पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। फिर आप आ जाइए उसके बाद की प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस थे उसने रीजन को कैसे इफ़ेक्ट किया। रीजन को इफ़ेक्ट करने की क्या वजह थी। अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अनफ्रेंडली रिलेशंस थे, वो नहीं एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे, जंगें भी लड़ी उन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट भी अप्स एंड डाउन्स मुख्तलिफ सूरतों में देखते रहे। रीजन डेवलप शायद कर सकता था, रीजनल पीस पे इतना इफेक्ट ना होता, मगर मसला ये है कि साउथ एशिया इज़ अ रीजन ऑफ एसिमेट्री, इट्स अ पावर एसिमेट्रिक रीजन हर हवाले से। अगर आप जियोग्राफिकल यहाँ पे डिवीजन देखें स्टेट्स की, तो इंडिया टेरिटोरियल शेयर के हवाले से एज बिग एज 64% ऑफ साउथ एशिया। जो छोटी स्टेट है सबसे मालदीव्स, उसका शेयर 0.007% है। फिर नेक्स्ट पाकिस्तान की अगर आप मिसाल लें, और फिगर्स मेरे पास कुछ मौजूद हैं, पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया का 15.5% है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी। नेक्स्ट बिग स्टेट इज अफगानिस्तान विच इज 12.7%। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर लेस देन 3%, यानी बांग्लादेश 2.9, देन नेपाल 2.9%, श्रीलंका 1.3, भूटान 0.74 एंड मालदीव्स 0.006। पॉपुलेशन शेयर भी अगर आप देखें तो इंडिया का शेयर 74% है, पाकिस्तान 11.3,
फिर अफगानिस्तान जो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है टेरिटरी के एतबार से, लेकिन पॉपुलेशन के एतबार से उसका शेयर सिर्फ 1.9% है। एक तो ये एसिमेट्री है और फिर ये बाकी मुख्तलिफ इंडिकेटर्स में रिफ्लेक्ट होती है, जैसे इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से आप देख लीजिए, मुख्तलिफ और फीचर्स के हवाले से देख लें। फिर उसके बाद जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, यानी अफगानिस्तान जब तक साथ का मेंबर नहीं था और अब हम उसे साउथ एशिया की स्टडी में फुल फ्लेज लेते हैं, कोई स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती थी। इंडिया तमाम स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है और अल्टीमेटली जिन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर होता है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में हमने ये देखा है। फिर लैंड लॉक्ड स्टेट है यहाँ पे नेपाल और भूटान, जो रीजन में डिपेंडेंट है अपनी सप्लाई लाइन के लिए सिर्फ इंडिया पर। तो इंडिया की पॉलिसी की रिफ्लेक्शन हमें वहाँ पर नज़र आती है। अच्छा, बांग्लादेश की इमरजेंस क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस के नतीजे में हुई है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और वहाँ पे हमें एसोसिएशन नज़र आती है बांग्लादेश की इंडिया के साथ। तो नेपाल भूटान डिपेंडेंट होने की वजह से, बांग्लादेश पाकिस्तान से नाराज़गी की वजह से हमें इंडिया के साथ एसोसिएशन में नज़र आता है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर है श्रीलंका, मालदीव्स आइलैंड स्टेट्स हैं। आइलैंड स्टेट का सेंस ऑफ सिक्योरिटी डिफरेंट होता है और उसी हवाले से वो रिफ्लेक्ट होता है, तो ये हमें नज़र आया मुख्तलिफ सूरतों में। तो मसला ये रहा यहाँ पे कि एसिमेट्री भी है, जोग्राफिकल लिमिटेशंस भी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो स्टेट्स के बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट हैं, और बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट हर स्टेट के ही हैं। इंडिया पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस पहले दिन से ख़राब थे, जिसका एक मसला ड्यूरेंट लाइन पे था। ड्यूरेंट लाइन की डिमार्केशन का इशू था और पश्तूनिस्तान का इशू था। इंडिया की इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में ज़्यादा थी और NWFP जो देन NWFP नाउ खैबर पख्तूनख्वा जो कंटेग्विस था अफगानिस्तान से, वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी पाकिस्तान बनने के बाद, तो वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस इंडिया की बहुत ज़्यादा थी और इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया अफगानिस्तान को। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल शुरू हुआ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में, पहले इंडिया की तरफ से और फिर बाद में पाकिस्तान की तरफ से, जिसने रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को एग्रेवेट किया। और यही प्रॉक्सी वॉर आज हमें वॉर ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी के हवाले से रीजन की सूरत हाल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हुई नज़र आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रहे। फिर एक अहम बात ये रही कि साउथ एशिया की पेरिफेरी पे बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स बिलखुसूस जो कोल्ड वॉर राइवलरी में 1947 जिस वक्त पाकिस्तान इमर्ज हुआ है, उसके बाद एक कोल्ड वॉर भी इस ज़माने में शुरू हो गई थी दुनिया में और उस पे इम्पोर्टेंट प्लेयर थे। रशिया हमारी पेरिफेरी पे मौजूद था। यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट रीजन में इस हवाले से बहुत ज़्यादा थे कि कम्युनिज्म की इन्फ्लुएंस को काउंटर करना था। बाद में नए पार्टनर इमर्ज हुए, चाइना फॉर एग्जांपल, और इन सब के जो इंटरेस्ट थे रीजन में वो डिविसिव फोर्स बन गए साउथ एशियन स्टेट्स के लिए, यानी मेजर पावर या तो अलाय कर रहे थे पाकिस्तान के साथ या फिर अलाय कर रहे थे इंडिया के साथ। तो नतीजतन हमारा रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट मज़ीद एग्रेवेट हुआ और आज जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बहुत कुछ पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के हवाले से, जो पाकिस्तान का रोल है अफगानिस्तान में, इन्वॉल्वमेंट आप कह सकते हैं, इंटरवेंशन मैं अवॉइड करूँगी, कम अज़ कम कहना बेस्ट कहता है, उस हवाले से उसको हम बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। फिर मिलिटराइजेशन इस रीजन में बहुत ज़्यादा हुई। न्यूक्लियर रेस जो शुरू हुई यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स की, वो भी इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए थी, चूँकि इंडिया मेजर पावर्स की लीड में शामिल होना चाहता था। तो मेजर पावर की लीड में शामिल होने के लिए न्यूक्लियर क्लब में आना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान की चूँकि एक राइवलरी बिल्ड हुई थी इंडिया के साथ, इसलिए पाकिस्तान को वो डेटरेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। नतीजा ये हुआ कि जो रीजन के रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्च होते, पर्सनल एम्पावरमेंट पे खर्च होते, सोशल अपग्रेडेशन पे खर्च होते, वो सारे हमारे एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर खर्च होते गए और रीजन में पीस और डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई। अब अहम बात ये है कि इस वक्त
साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द पोरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका के भी कुछ स्टेट साउथ एशिया से बेहतर हैं, कुछ साउथ एशिया में बेहतर हैं, लेकिन चूंकि साइज़ के अतबार से उनका इम्पैक्ट साउथ एशिया में बहुत कम है, तो हमें बेहतर नज़र नहीं आता। ओवरऑल अगर आप देखें तो इन जनरल साउथ एशिया की भी, अभी मैं परसों डिप्लोमेट पढ़ रही थी अमेरिका में, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रही हैं उस हवाले से कि साउथ एशिया के रेफरेंसेस प्रेसिडेंशियल डिबेट में बहुत कम है, और ये रेट कर रहे थे इस हवाले से कि साउथ एशिया रीजन को जो अब नेक्स्ट पॉलिसी है मेजर पावर की, उसमें कितनी सिग्निफिकेंस मिलेगी। लेकिन अफगानिस्तान के रेफरेंसेस आते हैं जिसकी पूरी हिस्ट्री है और वजह है, मगर आप उसको लिंक कर सकते हैं मुख्तलिफ सूरत हाल के हवाले से। थोड़ा बहुत तो होगा इन्फ्लुएंस साउथ एशिया की, उसमें इंडिया की पोजीशन डिप्लोमेसी के एतबार से बेहतर है, और पाकिस्तान बहुत सारे हलकों में एक प्रॉब्लम स्टेट के तौर पे देखा जाता है, जो आप बहुत अच्छी तरह से इस वक्त समझते हैं। अब अहम बात यह है कि व्हाट कॉजेस कोऑपरेशन। अगर हम इस सिनारियो को तब्दील करना चाहें, अगर हम ये चाहें कि साउथ एशिया एक बेहतर इमेज, और क्योंकि 1/4 पॉपुलेशन दुनिया की यहाँ पे रहती है, कुछ अच्छे काम किए जाएं तो क्या किया जाए। जो थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है, मैंने 3 सेट्स ऑफ कंडीशंस आइडेंटिफाई किए हैं। पूरी दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है, वहाँ पे किस तरह डिस्प्यूट मैनेजमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या कोई कोऑपरेशन वर्केबल हो सकती है। तो जो 3 सेट्स ऑफ कंडीशंस हैं दैट इन माय रिसर्च आई आइडेंटिफाइड एज नेसेसरी कंडीशंस, सपोर्टिंग कंडीशंस एंड सफिशिएंट कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशंस, रीजन में मौजूद कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट पे सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए जो स्टेट की सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट कर रही हो, और स्टेट ये चाहते हो कि अब कोऑपरेशन हो, रीजन में जो मुख्तलिफ स्टेट्स हो वो चाहते हो कि एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म हो जहाँ पे स्टेट्स अपने इंटरनल डेवलपमेंट पर फोकस कर सकें, या फिर रीजन में कोई हेजेमन मौजूद हो, और हेजेमन मौजूद हो जो सिचुएशन को डोमिनेट करता हो और हक ना देता हो। हेजेमन का रोल ही यही है कि वो दूसरी रियासतों को हक नहीं देता। अच्छा, ये दोनों तो कॉन्फ्लिक्ट को रोकते हैं, कोऑपरेशन को रोकते हैं, सॉरी, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट्स के दरमियान और वो एग्जिस्टेंशियल नेचर का है या फिर हेजेमन की प्रेजेंस है, तो कोऑपरेशन नहीं हो पाती। लेकिन क्या है कि आयरॉनिकली यही सिचुएशंस कोऑपरेशन की वजह बन सकती हैं अगर हेजेमन अपनी पोजीशन को थ्रेटन्ड फील करता हो। हेजेमन को ये लगता हो कि अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है जिस तरह उस तरह जो हमारी पावर पोजीशन है वो इफेक्ट होगी, तो बेहतर है कि एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म बनाया जाए। ये ज़रूरी कंडीशंस में से होता है, और फिर वो हेजेमन चाहता है कि कोऑपरेशन हो, उसको प्रमोट करता है। सपोर्टिंग कंडीशंस जो हैं वो मेजर पावर की इन्फ्लुएंस है। सपोर्टिंग कंडीशंस ये हैं कि जो रीजन में सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो मेजर पावर्स के इंटरेस्ट को थ्रेटन करती हो, या फिर कोई एक्सटर्नल थ्रेट ऐसी हो जो एज अ होल पूरे रीजन को थ्रेटन करती हो। मिसाल के तौर पे आप आज के ज़माने में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ले सकते हैं। इन्वायरमेंट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम स्टेट की सिक्योरिटी को इक्वली इफेक्ट करती हैं, या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं जो ये रिक्वायर कर रहे हैं कि जो रीजन की स्टेट्स हैं ये आपस में मिलके एक दूसरे के साथ काम करें। तभी हम साफ के मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं, सेफ्टा पे फोकस करते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स की, फ्री ट्रेड की बात करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सपोर्टिंग कंडीशंस हैं उस वक्त, या फिर रीजन से कोई ऐसी थ्रेट एनिमेट होती हो जो रीजन के अंदर पावर्स को भी इफेक्ट करती हो और एक्सटर्नल पावर्स को भी इफेक्ट करती हो। मिसाल के तौर पे इस रीजन में एक्सट्रीमिज्म का मसला है। एक्सट्रीमिज्म तमाम स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको डील करने की ज़रूरत है, और अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखें तो जो मेजर पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, जैसे चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जो इस रीजन में और इस रीजन से बियॉन्ड ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं। सफिशिएंट कंडीशन जो थर्ड सेट है, सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जो स्टेट्स हैं उनमें विल हो कोऑपरेट करने की रीजन की, बेशक बहुत सारे थ्रेट्स हों लेकिन स्टेट्स खुद कोऑपरेट करना चाहते हो, और टू दैट एंड दे क्रिएट अ मैकेनिज्म। जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट्स का रोल तो न्यूट्रल नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूशंस का रोल न्यूट्रल हो सकता है, जो हमने यूरोपियन यूनियन के केस में देखा। अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ना हो तब भी कोऑपरेशन फेल हो जाएगी। साउंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल हमारे पास सार्क है, लेकिन चूंकि सार्क में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें कोऑपरेशन होती हुई नज़र नहीं आती।
अब ये 3 sets of conditions, are they present in South Asia or not? That is our question. First set of conditions is present, लेकिन सेकंड और थर्ड सेट यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट नहीं है। यानी जो अनविलिंगनेस है स्टेट्स की टू रिकनसाइल, ये हमें टाइम टू टाइम नजर आती है। इसकी एक एपिसोड अभी आप कुछ दिन पहले हार्ट ऑफ एशिया और उससे पहले की जो पेरिस मीटिंग है मोदी साहब नवाज शरीफ, उससे पहले के ज़माने में देख चुके हैं। अभी हमें हार्ट ऑफ एशिया में बहुत गर्मजोशी नज़र आई, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए सिर्फ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हार्ट ऑफ एशिया के बाद कि कितने डाइवर्जेंट रिस्पॉन्सेस हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरफ से मिले हैं। तो बेसिकली ये तमाम कंडीशंस इनकी इंटरप्ले से कोऑपरेशन होती है। ये साउथ एशिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, दे हैव नेवर एग्जिस्टेड इन साउथ एशिया इन द हिस्ट्री, और इसी वजह से हमें ये सिचुएशन नज़र आती है जिसमें आज हम हैं। अब क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द वे आउट, अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं? इसमें अवेलेबल ऑप्शंस को मैं 2 कैटेगरीज में अगेन आई आइडेंटिफाई, वन इज सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज, द अदर इज सेट ऑफ रियलिटीज। पॉसिबिलिटीज के हवाले से हम जैसे रिसर्चर बहुत बात करते हैं, हमने भी सालों बहुत बातें की हैं कि इंडिया पाकिस्तान को ये कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए, दुनिया को ये करना चाहिए वगैरह वगैरह। हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जैसे अगर फ्री ट्रेड हो, जो सॉफ्ट एरियाज हैं फंक्शनलिज्म के हवाले से, अगर सॉफ्ट एरियाज पे काम किया जाए तो दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। एक एरिया में कोऑपरेशन दूसरे को लीड करेगी। आप कुछ अरसे के लिए कश्मीर को बैक बर्नर पे रख दीजिए, आप कल्चरल डिप्लोमेसी पे काम कीजिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पे काम कीजिए, थर्ड पार्टी का रोल इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी तक ये पॉसिबिलिटीज़ इतनी वर्केबल होती हुई नज़र नहीं आई है। न्यूक्लियर फैक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद डेटरेंस है रीजन में, लेकिन फिर भी हमें बहुत दफ़ा एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट की होती हुई नज़र आई है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वॉर हो जाएगी। अगर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि क्योंकि न्यूक्लियर फैक्टर है कि वॉर नहीं होगी, और अगर ये सब नहीं भी हो तो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं कि अगर ये इनिशिएटिव हो तो शायद रिकन्सिलिएशन हो सकती है। सेट ऑफ रियलिटी ये है, मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ये है कि दुनिया के किसी भी रीजन में कोऑपरेशन उस वक्त तक नहीं हुई जब तक डिस्प्यूट मैनेजमेंट ना हुई हो, और डिस्प्यूट मैनेजमेंट कोर इश्यूज़ की। यही केस हमने यूरोप में देखा है, यही हमने साउथ ईस्ट एशिया में देखा है। अफ्रीका में ECOWAS एक ऑर्गेनाइजेशन रीजनल अच्छी काम कर रही है, वहाँ पर भी डिस्प्यूट मैनेजमेंट, अगर रेजोल्यूशन पॉसिबल फौरी नहीं है तो मैनेजमेंट का कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। 1951 में जब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई है, दैट वाज द मोड ऑफ डिस्प्यूट मैनेजमेंट। रेजोल्यूशन केम इन 1962 बाय एलसी ट्रीटी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहली स्टेज पे रेजोल्यूशन लेकिन मैनेजमेंट हो। इस सेट ऑफ रियलिटीज़ में मुझे इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती जो इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। मुनज़्ज़ा ने अभी अपनी स्पीच में जिक्र किया था कि 2015 से 2018 में जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसमें आप इंसर्जेंसी में इंक्रीज़ देख रहे हैं, और उस इंक्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान और बाकी स्टेट्स का रोल भी हमारे लिए आइडेंटिफाई करना एक सेट पैटर्न की रोशनी में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ पे बात हो सकती है, लेकिन रियलिटीज़ हमें दूसरी तरफ ले जाती हैं। टू कंक्लूड, व्हाट इज़ आवर देन व्हाट शुड वी डू एज ए स्टेट? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेसिक मसला ये है कि हमें अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पर तवज्जो देते हैं और मुल्क के अंदर जो बहुत सारे बेहतरी की तरफ जाते हुए इंडिकेटर हैं जिनका प्री लंच सेशन में जिक्र हो रहा था, हम उनको एक्सप्लॉइट करें, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का असर हम पे शायद इतना ज़्यादा ना पड़े जितना आज पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देन एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी के हवाले से हमारी जो सिक्योरिटी थिंकिंग है उसको रिविजिट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुख्तलिफ सर्कल्स में जो पावर कॉरिडोर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक डिबेट जनरेट होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जो थ्रेट परसेप्शन 1940s में था, 50s में था, 60s में था, क्या आज उसकी नेचर वही है? अगर हम उस सिक्योरिटी परसेप्शन को रीडिफाइन करें तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया के साथ अनफ्रेंडली रिलेशंस के बावजूद भी हम एक बेहतर इमेज प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।